आज हम यहाँ पे +2 क्लास का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर का। नेम ऑफ चैप्टर इज़ सॉलिड स्टेट। इससे पहले जो हमने लेक्चर मैंने आपको दिया था जो आपके पास अवेलेबल होगा, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड्स होते क्या हैं। वी डिफाइंड सॉलिड, वी डिस्कस्ड वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, दैट व्हाट आर द वेरियस फीचर्स विच मेक्स अ सब्सटेंस सॉलिड। उसके बाद हमने बात की थी वहाँ पे कि जो सॉलिड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे हो सकती है। वी क्लासिफाइड सॉलिड्स, हमने उस लेक्चर में देखा था कि सॉलिड्स को जो है हम बेसिकली दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वन इज़ कॉल्ड द क्रिस्टलाइन, द अदर वन इज़ कॉल्ड द अमॉर्फस। डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दूँ आप लोगों को। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स थे वो कौन से थे? दीज आर दो सॉलिड्स विच आर करेक्टराइज्ड बाय a well-defined regular arrangement of atoms or constituent particles, whereas amorphous solids कौन से थे? Amorphous solids were those which were not having a regular arrangement। तो crystalline solid कौन से थे? जिनमें जो कण थे जो जिससे वो निर्मित थे ठोस के, वो एक रेगुलर फैशन में अरेंज थे, जबकि हमारे पास amorphous कौन सा था जिसमें वो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं था। देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि सॉलिड के दो टाइप्स हैं, एक क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। लेकिन अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? दैट इज टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसकी हमने बात की थी, उसके भी आगे हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार हैं। उनके टाइप्स जो है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जो क्लासीफाई हमने किया है उसका बेस है, और बेस क्या है? बेस इज दी बाइंडिंग फोर्सेस, यानी कि वो कौन सा आकर्षण बल है जो इनको इकट्ठा रखता है। उस आधार पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं, लेकिन बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए माइंड में कि ये पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन जो टेबल यहाँ पे बना हुआ है उसका बेस ये बाइंडिंग फोर्सेस है, यानी कि वो आकर्षण बल जो कार्य करता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, वही इसका आधार है। तो उस हिसाब से हमारे पास 4 प्रकार के सॉलिड्स हैं। सबसे पहला जो टाइप है सॉलिड का या कैटेगरी जो है सॉलिड की, वो है आयनिक सॉलिड्स। देखिए, नाम से पता लग रहा है आयनिक सॉलिड्स, आयनिक कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं, छोटी क्लास में आपने स्टडी किया है। सो आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या है? जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? दीज आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। तो जो आयनिक, सबसे पहले आयनिक सॉलिड्स हैं, तो आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है हमारे पास? नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। फिर इसके बीच में बाइंडिंग फोर्स क्या है, जो इसका आधार भी है क्लासिफिकेशन का, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, जहाँ पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो ऑपरेट करना शुरू कर देती है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो आयनिक सॉलिड है उसमें बाइंडिंग फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इनका फिजिकल नेचर बात करते हैं तो आमतौर पर अगर फिजिकल देखें तो इनका नेचर वो ये काफ़ी हार्ड होते हैं। सो आयनिक सॉलिड्स आर बेसिकली हार्ड। नाउ दी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी कि विद्युत का चालन, ये करेंगे या नहीं करेंगे? तो ध्यान रखिए कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ सॉलिड्स बट दे बिकम कंडक्टिंग इन मोल्टन और इन एक्वस स्टेट। ये ठोस अवस्था में जो क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन यदि ये पिघली हुई अवस्था में हो या फिर ये जलीय विलयन के रूप में हो, एक्वस सोल्यूशन इनका हो, तो ये कंडक्टिंग बन जाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ गया कि इज NaCl इज गुड कंडक्टर, तो आप सोचेंगे आयनिक कंपाउंड है NaCl तो गुड कंडक्टर होगा, लेकिन ध्यान रखिए वो गुड कंडक्टर नहीं है। NaCl तभी सिर्फ गुड कंडक्टर बनेगा यदि आप उसे या तो पानी में घोलेंगे या फिर उसे गर्म करके पिघला देंगे। सो आयनिक कंपाउंड्स ionic solids, they are good conductor of electricity only when they are in molten state or they are in aqueous form। अब इसकी एग्जाम्पल है, फाइनली देखिए हमारे पास आयनिक सॉलिड्स के KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है और सीसीएम क्लोराइड। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो ये पहली कैटेगरी थी हमारे पास सॉलिड्स की, जिसमें हमने पढ़ा आयनिक सॉलिड। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं। यहाँ पे जो बाइंडिंग फोर्स है, जो आकर्षण बल है उनके बीच में, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के बीच में, उसको क्या कहते हैं हम? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इनका नेचर बात करें तो ये काफ़ी हार्ड होते हैं। इनके अगर विद्युत चालकता की बात की जाए तो ये क्या है? पुअर कंडक्टर्स हैं, ये कुचालक हैं। लेकिन जब ये पानी में घुलते हैं या गर्म पिघली हुई अवस्था में होते हैं तो ये सुचालक या कंडक्टर बन जाते हैं। फिर फाइनली हमारे पास एग्जाम्पल है KCl, NaCl एंड CsCl, सीसीएम क्लोराइड। सेकेंड कैटेगरी देखते हैं, वो हमारे पास किसकी है? मेटालिक सॉलिड्स की। देखिए, नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसर्न किससे है? मेटल से है। अब मेटालिक सॉलिड में हमारे पास क्या होता है? अगर आप इसकी मेटल्स की फॉर्मेशन या फोर्सेस की बात करें तो उनमें क्या मिलता है? पॉजिटिव आयंस है इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो थॉमसन मॉडल अगर आपको ध्यान है उसमें मैंने यही बात की थी कि एटम किसका है? इट कंसिस्ट ऑफ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यानी वो कण जिससे मिलकर मेटालिक सॉलिड बनते हैं, वो क्या हैं? वो पॉजिटिव आयंस हैं।
जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में तैर रहे हैं। अब यहाँ पे बाइंडिंग फोर्सेस कौन सी काम करेंगी? अब आयनिक जो सॉलिड्स हैं इनमें बाइंडिंग फोर्स थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो काफ़ी स्ट्रांग होती है। मेटालिक सॉलिड्स के अंदर कौन सी फोर्स काम करती है? मेटालिक बॉन्ड, जो आयंस को, जो इस नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस को और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ऑपरेट करती है। फिर इनके फिजिकल नेचर की बात करें तो मेटालिक सॉलिड्स जो हैं वो भी काफ़ी हार्ड होते हैं, और कंडक्टिविटी की बात की जाए तो आर हाईली कंडक्टिंग, उनकी जो विद्युत चालन होता है वो बहुत ही उच्च होता है, क्योंकि आपको पता है सभी जो धातुएं होती हैं, मेटल्स होते हैं, क्योंकि हम मेटालिक सॉलिड्स की ही बात कर रहे हैं, धात्विक सॉलिड्स की ही बात कर रहे हैं, तो ये इनकी सभी की विद्युत जो चालन होती है वो बहुत अधिक होती है। इसका उदाहरण है हमारे पास लोहा है, कॉपर है, जिंक है, आप इसमें और एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द मेटालिक सॉलिड्स। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज दैट ऑफ कोवलेंट सॉलिड। अब हमने सहसंयोजी आबंध आप लोगों ने पढ़े हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स की हमने चर्चा की है। तो कोवलेंट सॉलिड्स तीसरी कैटेगरी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। इसमें हमारे पास जो कण होते हैं या जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिससे मिलकर कोवलेंट सॉलिड बनता है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं एटम्स, यानी कि परमाणु। यहाँ पे परमाणु जो है वो काम करते हैं, वो एक 3 डायमेंशनल 3 आयामी संरचना का निर्माण करते हैं। यदि आपने छोटी कक्षाओं में 10वीं में आपने पढ़ा होगा कि डायमंड का स्ट्रक्चर या हीरे की संरचना कैसी होती है, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, तो वहाँ पे आप देखिए कि जो कार्बन है वो अलग अलग जगह आबंध से जो है मिलकर एक 3 आयामी संरचना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, जो उसकी वजह से इनमें मजबूती बहुत होती है। चलिए बात करते हैं फिर से एक बार कोवलेंट सॉलिड्स की। इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हैं। यहाँ पे जो बाइंडिंग फोर्स है वो क्या है? कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध जो है होते हैं। इसको बारे हम पढ़ा है कि जो कोवलेंट बॉन्ड क्या है आपको पता होगा, अ बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन के सहयोग से, आपसी जो है उनके साझेदारी से बनती है, उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इनके फिजिकल नेचर की बात करें तो ये भी बहुत हार्ड होते हैं, और ये कंडक्शन की बात की जाए तो दे आर पुअर कंडक्टर्स, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एक कोवलेंट सॉलिड ऐसा है जो कि विद्युत का सुचालक है, और वो है ग्रेफाइट। आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है कि ये अपवाद है, हमने कार्बन के पाठ में पढ़ा है 10वीं कक्षा में कि जो ग्रेफाइट है, बाकी सभी जो कार्बन कंपाउंड है हमारे पास वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट हमारे पास जो है एक अपवाद है, ये विद्युत का सुचालक होता है। और कोवलेंट सॉलिड के उदाहरण क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सभी कोवलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। चौथी जो कैटेगरी है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की है। अब देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम आगे और 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, तो मैं अलग से उसके पे लेक्चर बनाने की बजाय उसको यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो हमारे पास 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला कौन सा है? फर्स्ट इज दी नॉन पोलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरा कौन सा है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो यहाँ पे 3 प्रकार के, ध्यान रखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला हमारे पास है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा है नॉन पोलर, और तीसरा हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो इनको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3 प्रकार के हो सकते हैं। जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनके अंदर क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं? मॉलिक्यूल्स, यानी वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और उसके अंदर कौन सी फोर्स काम करती है? डाइपोल इंटरेक्शन। वो पोलर हैं तो उसमें डाइपोल बनेगा, और उसमें उसको कौन सी इंटरेक्शन काम करेगी? डाइपोल इंटरेक्शन। ये आमतौर पर सॉफ्ट होते हैं, और ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास HCl। तो HCl में देखोगे आप, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं HCl में, तो HCl जो एक डाइपोल बनाता है, किस प्रकार से? एक सिरे पर H पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव, और दूसरे सिरे पर Cl डेल्टा नेगेटिव। तो ये पोल बन गया, दिस इज कॉल्ड डाइपोल। तो ऐसे ही डाइपोल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और ये इसकी पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी यहाँ पे है नॉन पोलर जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। अब देखिए, नॉन पोलर में आमतौर पर हमारे पास जो आएंगी वो नोबल गैसेज आएंगी, अक्रिय गैसें। हमने आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा है, अक्रिय गैसें जो हैं, जब उनके बीच में कौन सा आकर्षण होता है? क्योंकि उनके, आपको पता है कि जो बाह्य कक्ष है, बाह्यतम कक्ष है, वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, उनका अष्टक या हम कहेंगे ऑक्टेट जो पूरा होता है, तो किसी दूसरे परमाणुओं से या अणुओं से वो जुड़ते नहीं हैं। उसका नतीजा क्या होता है वहाँ? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच में कोई बल काम नहीं कर रहा, उनके बीच में भी बल काम करता है। उनको हम लंडन फोर्सेस कहते हैं। सिंपल, जो एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण होता है उसको हम सिंपल साधारण शब्दों में लंडन फोर्सेस कहते हैं। तो जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, इनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं? लंडन फोर्सेस हैं। ये सॉफ्ट होते हैं, ये भी इंसुलेटर हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, वो सारे जो नोबल गैसेस की पूरी सीरीज़ है 18वें ग्रुप की, वहाँ पे इनको आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं।
अब तीसरी और सबसे लास्ट जो कैटेगरी हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड की। देखिए, जब हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन बहुत ज़रूरी है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कि हाइड्रोजन जो है वो कम से कम 3 अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनसे जुड़ा हो, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की पॉसिबिलिटी जो है वो होती है। सबसे पहला हमारे पास है फ्लोरीन, दूसरा हमारे पास है यहाँ पे ऑक्सीजन और तीसरा हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन। तो ये 3 जब जुड़ेंगे साथ में तो ये कंपाउंड्स कौन से होंगे यहाँ पे? मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम लिंक्ड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यदि किसी भी कंपाउंड के अंदर यदि हाइड्रोजन जुड़ा होता है किसके साथ, या तो फ्लोरीन से जुड़ा हो जैसे HF में हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन से जुड़ा हो जैसा कि वो वाटर में H2O में हो सकता है, या फिर वो अमोनिया जैसे NH3 जहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे। अब यहाँ पे कौन सी फोर्स काम करेगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर ये क्या होंगे, लेकिन ध्यान रखिए थोड़े से हार्ड होते हैं और ये इंसुलेटर तो हैं ही हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है आइस यानी कि बर्फ़। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। ध्यान रखिए इसमें 2 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, क्योंकि मैंने 1-2 जो मैं पिछले क्वेश्चन पेपर्स देख रहा था उसमें मैंने देखा कि यहाँ पे अक्सर बोर्ड में जो है एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि Fe जो है वो किस तरह का सॉलिड है, या CaCl जो है वो किस प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, या फिर दूसरी जो आपको चीज़ पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए बाइंडिंग फोर्सेस, यानी कि इनके अंदर किस प्रकार का आकर्षण बल जो है वो कार्य करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्रिस्टलोग्राफी की तरफ जाएंगे। तो ये आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और इसे आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू।